नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 31 जुलाई 1992 और जन्म का समय है मध्य रात्रि 12:50 और जन्म का जो स्थान है वो न्यूयॉर्क मैनहट्टन है, यूएसए। और अब मैं आपको जन्मकाल के पंचांग से अवगत कराता हूं। शुक्रवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। अगर देखा जाए तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो वार गुरुवार ही होगा, क्योंकि सूर्योदय से सूर्योदय तक वार का मान होता है। तो शुक्रवार और श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, चंद्रमा यहां पर कमजोर होते हैं, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में, क्षत्रिय वर्ण राक्षसगण, सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य इस राशि के राशिश हैं। अब कुंडली की ओर आइए। वृषभ लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। लग्न में ही मंगल बैठे हैं। लग्नपति बनते हैं शुक्र, जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरे के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में। चंद्रमा और गुरु की युति गजकेसरी योग है। यहां पर गौर करिए तो चंद्रमा 4 अंश पर और गुरु 21 अंश पर, दोनों के बीच दूरी काफी है। दूरी के दृष्टिकोण से यह राजयोग नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर चंद्रमा 21 अंश पर होते और गुरु 4 अंश पर तो निसंदेह ये योग मान्य नहीं होता। लेकिन चंद्रमा की गति तीव्र है और गुरु आगे हैं, फलतः ये गजकेसरी योग मान्य होगा। भले अलग बात है कि ये इस लग्न के लिए कोई कारक योग नहीं बनेगा, पर फिर भी गजकेसरी योग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है योग है। और अगर कुंडली में कहीं भी गुरु चांदनी योग बन रहा है तो उसका प्रभाव जातक को अवश्य ही देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी कुंडली के भाग्य भाव पर आइए। जो इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव भाग्य भाव में वक्र अवस्था में 21 अंश 54 कला के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ यदि आप देखें तो सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह कुंडली के तीसरे में, केतु का कुंडली के द्वितीय भाव में होना अति विशिष्ट कारक होकर के। प्रिय दर्शकों, लग्न पर सीधे सीधे आ जाते हैं। लग्न को देखिए, वृषभ लग्न कैसा होता है? ये लग्न पुरुषार्थी। इस लग्न के जातकों की यदि हम बात करें तो मूल इनका जो स्वभाव होता है वो पुरुषार्थ का होता है। जातक राक्षस गण का है, मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म। मघा नक्षत्र ये केतु का नक्षत्र है, तो केतु के नक्षत्र में जन्म होने के कारण ऊर्ध्वगामी सोच वाला, यानी चाहत कहीं ना कहीं बड़ा करने की और बड़ा करने की चाहत होती है। और वृषभ, जैसा मैंने कहा, स्वभावगत मेहनती स्वभाव के होते हैं, धुन के पक्के होते हैं। अब लग्न में मंगल के होने से कुछ अच्छाई और कुछ बुराई दोनों निकल करके आएगी। अच्छाई ये कि यहां पर मंगल अगर देखें तो सप्तमेश और द्वादशेश बनकर के लग्न में बैठे हैं। 12वें का स्वामी अगर लग्न में बैठा है तो ये व्यय कराएगा, जातक को दुबला पतला बना देगा। लग्न यानी व्यक्तित्व का व्यय कर देगा। जातक के अंदर जो उसका मूल व्यक्तित्व है उसका भी साथ साथ क्षरण होगा। अब इसका मूल व्यक्तित्व क्या है? तो वृषभ का मूल व्यक्तित्व है स्थिरता, मस्त मौलापन। लेकिन यहां पर मंगल के प्रभाव के कारण क्रोध की वृद्धि होगी, धैर्य की कमी होगी, पेशेंस जातक का कम होगा, गुस्सा बढ़ेगा और राक्षसगण का प्रभाव क्रोध बढ़ेगा। अब एक साधारण तथ्य तो यह है कि मैं इसको खराब मान लेता, परंतु मैं खराब नहीं मानूंगा। पूछिए क्यों? आइए मैं समझाता हूं। इस जातक की कुंडली में षडबल में सबसे बलवान मंगल है। निसंदेह यह मंगल व्ययकारक स्थिति बनकर के लग्न में बैठ करके जातक को कहीं ना कहीं अस्वस्थ भी करेंगे, परेशानी भी में भी डालेंगे। लेकिन लग्नपति जातक का जाकर के कहां पर बैठा है? तृतीय में बैठा है। तृतीय भाव किस चीज का है? पुरुषार्थ का। मंगल कौन है? पुरुषार्थ के कारक। तो जहां पुरुष लग्नेश बैठे हैं वही भाव का जो कारक ग्रह है वो लग्न में आकर के बैठा है। तो यानी जातक कहीं ना कहीं यदि पूर्णतः पुरुषार्थी बना रहे, मेहनत में विश्वास करे, उसके जीवन का अगर एकमात्र उद्देश्य ही पराक्रम और पुरुषार्थ बने, तो निसंदेह ये कुंडली को सबल देगा और इससे जातक का श्रेष्ठ विकास होगा। वर्तमान समय में इनको चंद्रमा की दशा चल रही जो कि 2033 तक चलेगी। चंद्रमा भी इस कुंडली के कोई कारक ग्रह नहीं है। आप जानते हैं चंद्रमा को अगर देखें तो इस कुंडली में तृतीय होकर के जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे और गुरु चंद्रमा दोनों के दोनों प्रभाव जो दे रहे हैं वो पंचम का दे रहे हैं।
वर्तमान समय में इस जातक को शनि की ढैया, साढ़े साती कुछ भी नहीं चल रही है, ये अच्छी बात है। चंद्रमा में चंद्रमा का अंतर है। अब 2-3 बातें और हैं जिसे जरा समझने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, लग्न पर आइए। लग्न का मान 4 अंश है और लग्नगत मंगल जो है वो 9 अंश पर बैठे हैं, तो वहीं लग्नेश का जो मान है वो 27 अंश पर। तो लग्न और लग्नेश दोनों के दोनों बाल अवस्था के हैं। लग्न और लग्नेश दोनों बाल अवस्था के हैं। बाल अवस्था होने के कारण कई बार जातक बच्चों का जो स्वभाव होता है, हमेशा याद रखिए कि लग्न का मान, लग्नेश की जो अवस्था है उसका बहुत बड़ा प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब मान के चलिए कि कोई ऐसा जातक जिसके अंदर ऊर्जा तो है लेकिन बालपना भी बहुत ज्यादा है, तो वो सही ढंग से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, तो ये माइनस पॉइंट। लेकिन उसका भी एक प्लस पॉइंट रिजल्ट निकल रहा है, वो है गुरु चंद्रमा की युति। गुरु चंद्रमा की युति से यदि हम चंद्र कुंडली का निर्माण करते हैं तो गुरु चंद्रमा एक साथ हो जाएंगे, तो जातक के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं जो कमियां इस लग्नेश और लग्न के कमजोर होने के कारण आ रहा है उसकी पूर्ति होगी। और जैसा कि मैंने एक और पॉइंट कहा था, भाग्यभावगत शनिदेव। प्रिय दर्शकों, भाग्यभावगत शनिदेव को इसलिए अच्छा माना गया है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि पापग्रह यदि जन्म कुंडली के नवम में हो तो ऐसे जातक का भाग्य निरंतर उसका साथ देता रहता है और जब उसको भाग्य की विशेष आवश्यकता पड़े उसका भाग्य सदैव खड़ा रहता है। हालांकि यह एक माइनस पॉइंट आएगा, ये शनि सूर्य को देख रहे हैं, बुध और शुक्र को भी देख रहे हैं। विशेष करके सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना पिता के साथ संबंधों को कमजोर करा देता है, पिता से मतभेद कराता है। जातक कहीं भी रहे बेहतर करने के बावजूद उसको जो क्रेडिट, यश, मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। प्रिय दर्शकों, यहाँ एक और बात आपको बताना चाहता हूं, चलित में कुछ बदलाव दिखता है। चलित जाकर के जब आप इस कुंडली का देखते हैं तो वहां पर शनिदेव यहाँ का फल न देकर के कर्म का फल दे रहे हैं, और वहीं ये शुक्र, बुध और सूर्य जो तीनों ग्रह तृतीय में आपको दिख रहे हैं वो चतुर्थ का, और चतुर्थ के जो ग्रह हैं वो पंचम का फल दे रहे हैं। ये चलित में आपको बदलाव दिखाई पड़ेगा। अब मैं इनके लिए कुछ पूछे हुए, इनके घर वालों के द्वारा, शायद इनके पिता के द्वारा पूछे हुए कुछ प्रश्न हैं, उनको आपके सम्मुख रख रहा हूं। इन्होंने पूछा, इनकी कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र बैठे हैं, इनका क्या शुभ और अशुभ फल होगा। शुभ फल अभी भी मैंने बताया, लग्नेश तृतीय भाव में हो तो मैं अपने कार्यक्रम में सदैव एक ही बात कहा करता हूं, वो बात पुनः दोहरा देता हूं, और वो ये है, इस जातक को जीवन पर्यंत जो मूल मंत्र याद रखना है, जिसे कभी नहीं भूलना, वो मूल मंत्र है कुआं खोदो पानी पियो। प्यास लगे तो कुआं खोदो पानी पियो। अर्थात ये कहने में आसान है कि जब प्यास लगे तब कुआं खोदो और पानी पियो। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि ऐसे जातक के जीवन में उसका पूरा व्यक्तित्व ही आधारित होगा उसके पुरुषार्थ पर। यानी यदि जातक अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, एक लयबद्ध तरीके से आगे बढ़े पुरुषार्थ करते हुए, वही उसको सब कुछ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, एक और सूत्र मैंने अपने कार्यक्रम में बताया था कि जन्म कुंडली में सूर्य का संबंध किसी भी तरह से तीसरे भाव से, यानी राशि से, दृष्टि से या सूर्य का वहां होना, इस बात की सूचना होता है कि जातक प्रतिदिन प्रातः काल बेड छोड़ते ही या बेड पर लेटे लेटे ही ये तय कर ले कि उसे आज क्या क्या करना है, वो क्या पाना चाहता है। फिर जो भी वो पाना चाहता है उसकी एक मन में कल्पना कर ले और फिर उसी को पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। उसका ये संकल्प ही उसको सफलता दिलाएगा। ये मूल मंत्र है। तो ये शुभ है। अशुभता के मामले में बस शनि की दृष्टि का पड़ना थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। वो शुक्र पर भी जो पड़ रहा है और बुध पर भी, ये भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला विषय है। शायद उसकी आगे चर्चा होगी। शादी का योग कब तक है, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, संतान सुख कैसा होगा, लड़की कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये सारे प्रश्न उन्होंने पूछ डाले हैं। सप्तम भावपति जाकर के कुंडली के लग्न में बैठकर के सप्तम को देख रहे हैं। जातक जन्म लग्न चंद्र लग्न से अगर देखें तो जन्म लग्न से मांगलिक है। सप्तम पति मंगल और सप्तम भाव पर यदि आप देखें तो दृष्टि के रूप में केवल एक मंगल की दृष्टि आपको दिखाई पड़ेगी, तो पत्नी का जो स्वभाव होगा मंगल से प्रभावित होगा। हालांकि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि होने के चलते पत्नी थोड़ी उग्र होगी, गुस्सैल होगी, लेकिन अपना गुस्सा जाहिर करने वाली नहीं होगी, भीतर ही भीतर अपने गुस्से को पी जाने वाली, रखने वाली होगी। बल्कि पत्नी की अपेक्षा जातक का गुस्सा थोड़ा ज्यादा होगा। तो स्वभावतः मैं उसको अच्छा स्वभाव कहूंगा। अगर अपना गुस्सा भीतर ही भीतर रखे तो इसमें बुराई क्या है, अच्छा है। वैवाहिक जीवन कैसा होगा, देखा जाए तो इस कुंडली में शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र 27 अंश पर है। ये थोड़ा सा विचारणीय पक्ष है। हालांकि मैं बता दूं कि षडबल में शुक्र बहुत अच्छा न भी है तो ठीक ठाक है, क्योंकि नौमांश में वो उच्च के होकर के बैठे हैं। परंतु इनका जब भी विवाह करना है, ये भली भांति देख लेना होगा कि जातक की जो पत्नी है उसकी कुंडली में गुरु का संबंध किस भाव से है, संतान इत्यादि से है कि नहीं, या संतान भाव से किन ग्रहों का संबंध है। कुछ
ऐसे ग्रह भी हों, यानी लड़की कुंडली में यदि संतान भाव सुप्त हो तो डिस्टर्ब होगा। दाम्पत्य के बाद संतान की आवश्यकता विशेष रूप से रहती है। आप चाहे न्यूयॉर्क में रहते हो या कहीं भी, हो सकता है वो बहुत विकसित हो गए हों, उनको अब विचार नहीं करना तो अलग बात, लेकिन संतति की चाह तो कमोबेश होती ही है। तो उस अवस्था में लड़की की कुंडली में, यानी कन्या की कुंडली में पंचम भाव उसका देखना अत्यंत आवश्यक है। विवाह इनका ठीक रहेगा, वैवाहिक जीवन में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। दाम्पत्य जीवन को मैं सुखद कहूंगा। अगर कुंडली मैच कर ली जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अब प्रश्न उठता है कब विवाह होगा। निर्भर करता है कि आप लोग कब चाहते हैं, ये कब चाहते हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से तो समय हो चुका है। 92 का जन्म है इनका। गोचर कुंडली के हिसाब से देखें तो गुरु इस समय इनकी राशि से नवम में संचरण कर रहे हैं। इनकी राशि से अगर देखें तो सिंह राशि से मेष राशि कहां बनती है, अगर सिंह से देखें तो मेष राशि नवम में बनती है। अभी 4 सितंबर को गुरु वक्री भी हो गए हैं, तो वक्र होने से भी कोई दिक्कत नहीं, विवाह को लेकर के कोई चिंता नहीं। तो विवाह का योग तो चल रहा है अगर प्रयास किया जाए। अब एक बड़ी समस्या क्या होती है कि जो लोग स्वदेश छोड़कर के विदेश की ओर चले गए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। अपना समाज वहां पूरी तरह से नहीं है, इतनी आसानी नहीं होती है। देखिए आज भी विवाह के मामले में अब विदेश के लोगों का क्या नियम है, कैसा है, वहां पर बच्चे अपने मन से विवाह कर लेते होंगे, लेकिन आज भी भारत के खून में, यहाँ की परंपरा में कमोबेश माता पिता का मुंह देखना विवाह के समय में अभी भी बाकी है। तो अब आप लोग माता पिता इनके कैसा प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। बाकी गोचर कुंडली में योग चल रहा है। और आगे इन्होंने पूछा है आगे आने वाला उम्र कैसा होगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इनकी कुंडली में रोग भाव का जो स्वामी है वो जाकर के कुंडली के वो लग्नेश ही बनते हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं। शनिदेव जो कि रोग के कारक है, उनकी दृष्टि रोगेश और रोग भाव दोनों पर पड़ रही है। परंतु वृषभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव का होना, उनकी दृष्टि उच्च दृष्टि रोग भाव और रोगेश पर पड़ना, रोग से हर तरह से सुरक्षा। हालांकि शुक्र पर इनकी दृष्टि सुगर मधुमेह आगे चलकर के इसकी संभावना बनेगी, लेकिन कोई बहुत बड़े रोग की ये बात नहीं है। जातक को पेट जन्य रोग की संभावना हो सकती है, सो खान पान पर वो जितना हो सके नियंत्रण रखे, ये बहुत जरूरी है। वहीं लग्नगत मंगल जो व्ययेश होकर के लग्न में आकर के बैठे हैं, ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जैसे मैंने कहा जातक का शरीर दुर्बल कई बार हो जाता है, तो ऐसी थोड़ी परेशानियां उत्पन्न करेंगे, लेकिन किसी बड़े रोग का योग नहीं है। रही बात उम्र की, तो अष्टम भाव 8 और लग्न, 8वें से 8वां चतुर्थ। अब इन तीनों के कारक यानी शनि, इन तीनों भाव के स्वामी और कारक तो शनि। अब सबसे पहले गुरु से देखिए तो गुरु के पास 21 अंश का बल है, और इसके बाद लग्न के पास बल तो 4 ही है, लेकिन लग्नेश के पास बल थोड़ा कम, और शनि के पास बल 21 का है। तो अष्टमेश और अष्टम कारक दोनों के पास बहुत अच्छा बल है। चंद्रमा शुक्र इनके पास बल थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आयु बहुत क्षीण होगी, लेकिन हाँ लगभग आयु इतनी होगी जिसे हम ठीक ठाक कहें। मतलब अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें तो शतायु पूर्ण आयु मानी गई है। अब शतायु पूर्ण आयु मानी गई है तो उससे कम, यानी शतायु के आसपास नहीं जा सकते हैं, नीचे रहेंगे, तो भी आयु इनकी पर्याप्त है। आयु को लेकर के कोई चिंता नहीं। इनको अपने माता पिता का सुख और माता पिता को इनका सुख कैसा रहेगा। माँ के घर का मालिक जाकर के तीसरे भाव में और पिता के घर का मालिक जाकर के नवम में। माँ का कारक जो है वो जाकर के माँ के कारक भाव में, और पिता के कारक की यदि बात करें तो वो भी तृतीय भाव में। यहाँ पर अगर देखें तो माता और पिता दोनों के सुख में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, तो चंद्रमा क्षीण है। और पिता की स्थिति को देखें तो वो भी शनि की दृष्टि से इनकी कुंडली में माता पिता का सुख थोड़ा कम ही है, और माता पिता का सुख इनको मैं कम ही कहूँगा। एक और बात आपको बता दूं कि सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना भी पिता के साथ संबंध को कमजोर कर देता है और पिता के सुख में कमी ला देता है। तो थोड़ा कम सुखी कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं है। या फिर अगर ये माता पिता के साथ रहते हैं तो उनके साथ व्यर्थ के मतभेद इनके शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा चतुर्थ में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि से दृष्ट हैं, राहु की दृष्टि से भी दृष्ट हैं। फलतः माता और पिता दोनों के सुख में कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है, बहुत श्रेष्ठ सुख नहीं दिख रहा है। संभवतः इनके माता पिता को, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि इनके माता पिता को, इनको कितना माता पिता का सुख मिलेगा और इनसे उनको कितना मिलेगा, तो दोनों को बहुत एक दूसरे से ज्यादा सुख मिलता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। धनपति जाकर के कुंडली के पराक्रम में और लाभवती जाकर के कुंडली के चतुर्थ में फल दे रहे हैं पंचम का। प्रिय दर्शकों, ये षडाष्टक योग है। जब लाभेश जाकर के कुंडली के यदि चतुर्थ में या चतुर्थेश लाभ में हो तो ये षडाष्टक योग बनता है। लेकिन मैंने बता रखा है पूर्व में आप लोगों को कि जरूरी नहीं है जन्म कुंडली के सभी षडाष्टक योग खराब ही हों, और जरूरी नहीं कि सभी परिवर्तन राजयोग ही हो। कई बार परिवर्तन का बुरा प्रभाव होता है और कई बार षडाष्टक का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। तो यहाँ पर लाभेश का जाकर के कुंडली के चतुर्थ में होना आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा मजबूत बनाता है जातक को।
तो वही भूमि भवन वाहन का परिपूर्ण रूप से सुख देता है, तो ये अच्छा माना जाएगा। शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये जरूर थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। और एक और माइनस पॉइंट है कि चतुर्थेश जाकर के यदि कुंडली के तृतीय भाव में शनि इत्यादि ग्रहों से दृष्ट हो जाए, चतुर्थ भाव पर राहु इत्यादि ग्रहों की दृष्टि पड़े, तो स्वयं के घर के निर्माण में देरी होती है, विलंब होता है। अथवा ऐसा जातक जब भी स्वयं के घर का निर्माण करने का प्रयास करे या खरीदने जाए तो उसको कहीं ना कहीं धोखा मिल जाए, कोई ना कोई परेशानी का सामना उसको करना पड़ेगा। तो इस बात की सूचना है। हालांकि इसके बावजूद मैं कहूंगा कि यहाँ पर गुरु की स्थिति अच्छी है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गुरु बैठे हुए हैं, घर वगैरह का योग है इनकी कुंडली में, खुद के घर का योग है, सुघर होगा, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे उन्होंने लिखा है कि मेरा लग्न, पिता ने लिखा है कि कुंभ है, और आपने एक वीडियो बनाया था संतति से संबंधित, तो ये मेरे किस भाव को लेकर के आए हैं। तो अगर आपका लग्न कुंभ है तो कुंभ मीन मेष वृष आपके चतुर्थ भाव को लेकर के आए हैं। हालांकि इनकी कुंडली में सूर्य शनि की स्थिति देख करके लग तो नहीं रहा कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सुखों के लिए है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि इनके विवाह के उपरांत अगर आपके सुख में वृद्धि हुई हो तो अलग बात, लेकिन हाँ, इनकी कुंडली के हिसाब से बहुत ज़्यादा पिता और माता का सुख बहुत प्राप्त नहीं हो सकेगा, श्रेष्ठ प्राप्त नहीं हो सकेगा। और अंतिम प्रश्न उन्होंने लिखा है, इनके कुंडली में चौथे घर में चंद्रमा और गुरु की युति और नौवें घर में शनि का वक्री होना क्या शुभ और अशुभ फल होगा। देखिए, प्रश्न उनके बस इतने ही हैं। देखिए, जहां तक मैं देख रहा हूं, इस जन्म कुंडली में गजकेसरी योग है। प्रिय दर्शकों, अभी 2-3 दिन पूर्व राशिफल में मैंने गजकेसरी योग की बृहद चर्चा करके समझाया था, भगवान राम की कुंडली का उदाहरण दिया था। ये राजयोग है और बड़ा ही श्रेष्ठ राजयोग है, बड़ा ही श्रेष्ठ। बल्कि आप यूं समझ लीजिए कि ज्योतिष शास्त्र में, जन्म कुंडली अध्ययन में, ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगों को माना गया है। बिना योग जन्म कुंडली का अध्ययन संभव नहीं है। उन योगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई योग है तो वो गुरु चांदनी योग है, गजकेसरी योग। अब गजकेसरी योग निर्भर करता है हम किस लग्न की चर्चा कर रहे हैं, कहां पर यह योग बना हुआ है। हालांकि इनकी कुंडली में गुरु कोई कारक ग्रह नहीं है। अगर आप गौर करें तो गुरु अष्टमेश होकर के कुंडली के चतुर्थ में बैठे हैं, जो माता के सुख, जीवन में सुखों की कमी लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव में गुरु की उच्च राशि होती है, तो यहां पर गुरु को एक तरह से भाव का बल प्राप्त हो। दूसरा, चंद्रमा के साथ बैठे। अब अलग बात है कि चंद्रमा, मैंने क्या बताया था, शुक्ल पक्ष के द्वितीया का जन्म है, तो शुक्ल पक्ष के द्वितीया को चंद्रमा के पास बल ही नहीं होता है। चतुर्थ का गुरु, ये भी एक पॉइंट मैंने बताया था कि जातक अपने पूर्वजों में से यानी उसी घर में पुनः लौट करके आया है, इसका जन्म पहले भी उस घर में या उस परिवार में हो चुका था, पुनः उसी परिवार में लौट करके आया है। तो गजकेसरी योग ठीक है। रही बात प्रभाव की, तो ठीक ठीक प्रभाव में, बहुत श्रेष्ठ प्रभाव तो नहीं कहूंगा। अगर यही कर्क लग्न की कुंडली होती या मेष लग्न की कुंडली में अगर ये चतुर्थ भाव में गजकेसरी योग बना होता तो अभूतपूर्व राजयोग हो जाता, वो अत्यंत श्रेष्ठ होता। तो इसका यह मतलब कतई ना निकाला जाए कि ये गजकेसरी योग जो है पूरी तरह से खराब है। एक बात और, प्रिय दर्शकों, ये बड़ा गंभीर विषय है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, जन्म कुंडली में जहां कुछ राजयोग होते हैं वहीं कुछ दुर्योग होते हैं। एक उदाहरण से देखिए, इनकी कुंडली में राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि विच्छेदात्मक है। आप ध्यान से समझिए, मंगल की दृष्टि विच्छेदात्मक तो नहीं है, परंतु मंगल की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है, जो कि कारक तो नहीं है ना, कम से कम द्वादशेष हैं, तो द्वादशेष होने के चलते उनकी दृष्टि को भी बहुत शुभ नहीं माना जाएगा। वहीं अगर देखें तो चतुर्थ भाव में गुरु चंद्रमा की युति और चतुर्थेश की स्थिति को देखें तो तृतीय भाव में शनि की दृष्टि से दृष्ट। क्या कह रहा है कि जातक को चतुर्थ का सुख अर्थात माता का, मित्र का, जीवन, अपने स्वदेश का सुख उसको कम ही प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, अब इसी पॉइंट पर गजकेसरी को फिर रख दीजिए। अभी आपने भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव सुना, अब वहीं पर गजकेसरी को रख दीजिए। अब यह गजकेसरी स्वयं में कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, परंतु चतुर्थ भाव में होने भर मात्र से ये जो विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है कि मां का सुख नहीं मिल पाएगा, स्वदेश का सुख नहीं मिल पाएगा, मित्र का सुख नहीं मिल पाएगा, स्वयं के भूमि भवन वाहन का सुख नहीं मिल पाएगा, उस पर कहीं ना कहीं एकदम से ना शब्द पर ब्रेक लगेगा। एकदम से ये नहीं कह सकते ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वहां ये गजकेसरी बहुत हद तक उस ना को मेंटेन करेगा, ठीक करेगा। जैसे राहु की दृष्टि मां के बिल्कुल स्वास्थ्य को ही कमजोर कर दे, मां को जीवित ही न रहने दे, उस पर ये ब्रेक लगाएगा, उसको बचाएगा, मां की सुरक्षा करेगा ये। वहीं शनि का जन्म कुंडली के नवम में होना हमेशा से बहुत अच्छा है। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। अच्छा ये है कि ये जातक को थोड़ा उदासीनता प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, अभिराशि फल में आपने कल या परसों में एक और सूत्र सुना था वैराग्य त्रिकोण के बारे में। जन्म कुंडली का चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, ये वैराग्य त्रिकोण है। अगर यहां देखें तो आप गुरु चंद्रमा की युति है
प्रिय दर्शकों, उस पॉइंट पर मैंने उस सूत्र को बस इतना ही कहा था कि गुरु की बात आए तो अजब हो जाएगा, अलग है, उसको मैं समझाऊंगा। प्रिय दर्शकों, ये जातक क्षत्रिय वर्ण का है और राक्षस गण का है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण होने के कारण जातक के अंदर चाहत अधिक है। अन्यथा अगर आप गौर करें तो गुरु का यहाँ चतुर्थ में होना और शनि का नवम में होना, ये उच्च कोटि का वैराग्य है, ये उच्च कोटि के वैराग्य की स्थिति है। परंतु अब यहीं पर यह विशेष विचारणीय हो जाता है कि लग्न कौन सा है, तो लग्न वृषभ है। लग्न में कौन बैठे हैं, मंगल बैठे हैं। मंगल वैराग्य में बाधक ग्रह है। हमेशा ध्यान रखिए कि मंगल वैराग्य को सपोर्ट तो अलग ढंग से करता है, यह भी बड़ा गहन विषय है, मैंने कभी इस पर भी चर्चा की थी कि मंगल बाधक कहा गया है। तो बाधक इसलिए कहा गया क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर आकांक्षा उत्पन्न कर देता है और वैराग्य के क्षेत्र में बहुत चाहत होना कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, जातक को कमजोर करता है। पर फिर भी ये नवम का शनि और चतुर्थ के गुरु का अगर हम संबंध देखें तो षडाष्टक योग है, परंतु वैराग्य के दृष्टिकोण से गुरु की दृष्टि का अष्टम और द्वादश पर पड़ना और स्वयं गुरु का होना, ये वैराग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा जातक अपने जीवन काल में वृषभ लग्न के कारण सभी सुखों को भोगते हुए जीवन के उत्तरार्ध में यदि संन्यास की ओर प्रवृत्त होने की चाहत रखे तो यह संभव है, हो सकता है। अब बारी आती है उपाय की, और कोई प्रश्न इनके है नहीं, उपाय की बारी आती है। इस कुंडली में कोई ऐसे विशेष उपाय की आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई पड़ती, चीजें हर तरह से ठीक हैं, बस लग्नेश को और लग्न को बलि करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो शुक्र के मंत्र का जप किया जाए, चांदी का एक कड़ा धारण किया जाए, गाय अगर संभव है तो, विदेश में तो शायद संभव ना हो, फिर भी अगर संभव हो तो गाय को हरा चारा इत्यादि या उनको खाने के लिए, या अगर कहीं गौशाला हो तो गौशाला में कुछ दान दे दिया जाए। बस भुवन भास्कर को अर्घ्य देते रहा जाए और मूल मंत्र जो मैंने प्रारंभ में बताया था कि जातक रोज ठान ले कि उसे क्या पाना है और उसे जो पाना है उसे पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, सफलता उसको मिलेगी। सूर्य शनि का आमने सामने का संबंध होने के कारण पिता का सम्मान करे, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखे, तो ये कुंडली और मजबूत हो जाएगी। बाकी किसी तरह के किसी उपाय की विशेष की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं आज इस जन्म कुंडली का अध्ययन जो कि मैंने आपके सम्मुख किया, आपने इसे भली भांति समझा होगा। अगर आपके मन में इस जन्म कुंडली के से संबंधित कोई तथ्य है, कोई विचार है जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं, तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।